आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बन गई। पहले वो मुख्यमंत्री भी थी, लेकिन उनकी सोच जो है वो महिलाओं से परंपरागत शोषण की उम्मीदों से परे नहीं निकल पाई। 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ भारत का संविधान। बड़े बड़े विद्वान थे उसमें, नेहरू से लेके सरदार पटेल तक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके अंबेडकर तक सारे लोग थे उसमें। उस पूरे संविधान को जब लिखा गया तो मैं देखकर हैरान रहता हूँ। भारत का कानून, भारत का संविधान वो नागरिक को पुरुष की तरह देखता है। आपको मालूम है, नागरिक को वो न्यूट्रल जेंडर नहीं देखता। आपकी वाइफ क्या करती हैं? तो वो कुछ नहीं करती है। ऐसा कहने वाले लोग जो हैं उनके लिए मेरे पास एक विशेषण है, गाली मत मानिएगा। मैं गाली देता नहीं हूँ, ये लोग हरामखोर हैं। गृहिणी इनको खाने को जो देती है उसकी इज्जत नहीं करते, उस खाने के एवज में ये उसको कुछ नहीं करती है, बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप का काम, तुम्हारे आल औलाद का काम अगली पीढ़ी को पैदा करना, पूरे घर को साफ रखना, कपड़ा बर्तन करना, सब कुछ करना, कर्ज लेके आना, अड़ोस पड़ोस के घरों में काम कर लेना घर चलाने के लिए, क्योंकि तुमको दारू पीने के लिए भी पैसा चाहिए बाहर। और पत्नी क्या करती है? कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। होम मेकर है बोलते हैं कई लोग, होम मेकर है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गुजरात की हैं। मोदी के बाद एक वक्त ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और अभी की एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने ही इन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनाया है। आपको ध्यान होगा जो वो हुआ था, रामलला का प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, उसमें ये भी बैठी थी, याद होगा आपको, राज्यपाल हैं वहाँ की। इन्होंने अभी कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि लड़कियों को अधिकारी बनने की इच्छा रखने से पहले कुशल और विशेष माँ बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पढ़ाई के दौरान लड़के लड़कियाँ घर से भाग जाते हैं, बाद में लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं, इसलिए नौजवानों को ऐसा पराक्रम नहीं करना चाहिए। और एक आध बार पहले, अभी साल भर के भीतर ही उन्होंने कई अलग अलग विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में, महिलाओं के कार्यक्रम में इस तरह की बातें कही है कि अगर बच्चों के पालन पोषण के लिए आवश्यकता पड़े तो माँ को अपने करियर से समझौता करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि बच्चों को नौकरानी के भरोसे मत रखिए, माँ को स्वयं बच्चे की देखभाल में अधिक समय देना चाहिए। अच्छा कहा है उन्होंने, उनकी बातें अच्छी है। केवल एक छोटी सी दिक्कत ये है कि वो हिंदुस्तान की केवल आधी आबादी से मुखातिब हैं। बची आधी आबादी के लिए उनके पास कोई भी नसीहत नहीं है। लड़कों के लिए उनके पास कोई भी नसीहत नहीं है कि इंजीनियर बनने के पहले, ग्रेजुएट बनने के पहले, आईएएस बनने के पहले जिम्मेदार पति और जिम्मेदार पिता भी बन जाओ, या ज़रूरत पड़े अगर पति बन गए और पिता बन गए हो तो पत्नी का और पुत्र पुत्री का इनका ख्याल रखो। अगर पत्नी गर्भवती हो गई, पति खुद तो गर्भवती हो नहीं सकता, अगर पत्नी गर्भवती हो गई है तो पति नौकरी के साथ साथ घर के कामकाज का भी ख्याल रखे, बच्चों के रख रखाव का भी ख्याल रखे। आनंदीबेन पटेल की एक लाइन की नसीहत भी हिंदुस्तानी नौजवानों, मर्दों के बारे में नहीं है, क्योंकि वो नसीहत से परे के हैं। सदियों पुराना रुख है ये हिंदुस्तान का, सदियों पुराना, जो अभी मेरे बचपन तक तो चलता ही था। कमला नल पर जल भर, कमल घर चल पढ़। कि लड़की है तो वो नल पर पानी भर के लेके आएगी, घड़ा या बाल्टी घर पर।
लड़का है तो तुम पानी भरते क्यों खड़े हो, लड़के हो तुम चलो, घर चल के पढ़ाई करो तुम। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल बन गई, पहले वो मुख्यमंत्री भी थी, लेकिन उनकी सोच जो है वो महिलाओं से परंपरागत शोषण की उम्मीदों से परे नहीं निकल पाती है। इधर के हिंदुस्तान के कई ऐसे पुराने ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, कई और शास्त्र उस्त्र भी कुछ हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा है कि महिलाओं के प्रति कैसी बेइंसाफ़ी से भरे हुए हैं ये सब। आपको मैं दिलचस्प बात बताता हूँ, कम दिलचस्प नहीं है। ये हिंदुस्तान का संविधान बना, आज़ाद भारत में बनना शुरू हुआ, संविधान बना 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ भारत का संविधान। बड़े बड़े विद्वान थे उसमें, नेहरू से लेके सरदार पटेल तक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके अंबेडकर तक, सारे लोग थे उसमें। उस पूरे संविधान को जब लिखा गया तो मैं देखकर हैरान रहता हूँ। भारत का कानून, भारत का संविधान वो नागरिक को पुरुष की तरह देखता है। आपको मालूम है, नागरिक को वो न्यूट्रल जेंडर नहीं देखता। भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत की अदालत न्यूट्रल जेंडर की तरह नहीं देखती नागरिकों को, वो पुरुष की तरह देखती है। आपको शायद अंदाज नहीं रहा होगा, ये जो लोग लगातार इन किताबों को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनको अंदाज रहता है। गांधी का लिखा हुआ ज़्यादा पुराना तो नहीं था, ये समझ लीजिए पिछले 100 साल के भीतर का है लिखा हुआ गांधी का। अधिकतर जो हमारे सामने आता है, 2026 चल रहा है, 1926 के बाद का गांधी का बहुत सारा लिखा हुआ है। गांधी कभी भी अपने लिखने में औरत और मर्द का एक विकल्प नहीं ढूंढ पाए। उनका लिखा हुआ सब कुछ पुरुष का है, पुरुष के लिए है। उनके लिखे हुए में नागरिक जाता है, खाता है, आता है, बोलता है, जीता है, आती है, जाती है, खाती है, पीती है, बोलती है, इसका कोई जिक्र नहीं है। बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े कई ऐसे विद्वान दार्शनिक हुए हैं जिनके कैसेट, जिनके वीडियो रिकॉर्डिंग लगातार सोशल मीडिया पर उनके गुजर जाने के 25-50 साल बाद भी तैरती हैं। कोई इतने दूरदर्शी नहीं थे कि वो महिला को भी इंसान मान ले, महिला को भी नागरिक मान ले। खराब नौबत है ये। मैं आनंदीबेन को की आलोचना करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने तो मुझको एक मौका दिया है कि महिलाओं के व्यापक मुद्दे पर मैं बात कर सकूं। क्यों लड़कों को कोई नसीहत नहीं दी जाती? क्यों लड़कियों को कहा जाता है जीन्स पहन के बाहर मत निकलो, शाम के बाद अकेले बाहर मत निकलो? ये मनोहर लाल हरियाणा के सीएम थे उस वक्त या उसके पहले के चुनाव अभियान में क्या क्या नहीं कहा मनोहर लाल ने। उन्होंने कहा शाम होने के बाद लड़की अकेले निकली क्यों घर से, जैसे कि बलात्कार के लिए लड़की अधिक जिम्मेदार है जो शाम होने के बाद। अरे तुम्हारा राज है वहाँ पे, तुम वहाँ के मुख्यमंत्री हो, नागरिकों की सुरक्षा तुम्हारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। तुमने शपथ ली हुई है संविधान वगैरह किसी पे हाथ रख के, जाने किस पे हाथ रख के ली थी, और तुम कह रहे हो शाम होने के बाद अकेले क्यों निकलते हो? तो ये क्या तालिबानों का अफगानिस्तान हो गया है कि लड़की शाम के बाद अकेले न निकले? ऐसे ही इधर हमारे इधर ये यूपी में जहाँ की ये राज्यपाल है आनंदीबेन, वहाँ के योगी आदित्यनाथ, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, भगवा कपड़ों में रहते हैं योगी। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। महिला में इतनी ऊर्जा रहती है, महिला में इतना ये रहता है कि उसको हमेशा कभी पिता के मातहत रहना चाहिए, कभी पति के, कभी पुत्र के। ये पूरा आपको ध्यान है ना, एक ग्रंथ है मनुस्मृति कहते हैं, उसमें इस तरह की कई चीज़ें लिखी हुई है। उन बातों को दोहराते रहते हैं ये लोग। लोकतंत्र में अभी 5 सदी करीब हो गई है संविधान को लागू हुए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अभी कुछ अर्सा पहले कि घर पे काम करने वाली महिला जो है, जब उसकी सेवाओं का, उसकी मजदूरी का, उसके योगदान का मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें बेईमानी की जाती है। उसने कहा है कि घरेलू महिला के महीने की मेहनत का मूल्यांकन अगर करना है
तो कम से कम 30,000 रुपया का योगदान तो उसका घर पे रहता है। आज मर्द बहुत सारे जो मर्द बने घोड़े पे सवार घूमते हैं, 12,000 14,000 की तनख्वाह लेके घर जाते हैं, उनकी पत्नी बच्चों को पालती है, घर में कुत्ता बिल्ली का शौक हो उसको भी नहलाती है, बूढ़े माँ बाप को देखती है, रिश्तेदारी निभाती है, तीज त्यौहार निभाती है, बारिश हो जाए तो तुम्हारे लिए पकौड़ा बनाती है और घर को किसी तरीके से चलाती है। पैसे कहीं कहीं थोड़े बहुत बचा बचा के छुपा के रखती है कि मुसीबत में यही बचत काम आएगी। हालांकि वो आपको ध्यान होगा नोटबंदी के समय बचत भी गई और महिला की साख भी गई, घर के भीतर की चोरी करके छुपा के रखती है पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि महिला के काम का मूल्यांकन, महिला की मेहनत का योगदान का मूल्यांकन कम से कम 30,000 रुपया महीना होना चाहिए कहा। मैं भी आंकड़े देख रहा था इस मुद्दे पर बोलने के लिए। भारत का जो वर्क फोर्स है, काम करने वाले जो लोग हैं यहाँ पे, उसमें महिलाओं की भागीदारी अगर देखें तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के आधार पे बतला रहा हूँ मैं आपको। भारत में 32 से 35% भागीदारी है, 1/3 है, आबादी में ज़्यादा है, भागीदारी उतनी ही है 1/3 बाहर के काम काज में जिसको गिना जाता है। भीतर तो पूरा है 100% में है घरों में, तो बाहर 32 से 35% गिनी जाती है आबादी। बांग्लादेश में यहाँ से ज़्यादा है हिंदुस्तान से, 39 से 41%। आपको ध्यान है ना, पूरे दुनिया के फैशन ब्रांड, खेल कूद के सामान, सिलाई, जूते की सिलाई, फुटबॉल की सिलाई, ये सब बांग्लादेश में होती है। हिंदुस्तान के मुकाबले बांग्लादेश में 7% ज़्यादा है महिलाओं की भागीदारी। इंडोनेशिया में ये 56% है, भारत में 32-35 है। वियतनाम में 68% है। अभी मैं देख रहा था वियतनाम का क्या सामान बना रहे हैं, क्या निर्यात कर रहे हैं पूरी दुनिया को। मुझको किसी ने एक ऑस्ट्रेलिया का या कहीं की एक कोई जीन्स मुझको गिफ्ट की जो वियतनाम में बनी हुई थी। चीन में 70% महिलाओं की भागीदारी, 70% मर्दों से आगे। हिंदुस्तान का जो अधिकतम आंकड़ा जो है अंदाज का 35% महिला भागीदारी, उससे 2 गुना भागीदारी है चीन में 70%। हम बात करते हैं हम चीन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएंगे और हम क्या तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसे ही बनेंगे कि भारत माता को घर में कैद रखो, उसकी मेहनत का कोई मूल्यांकन मत करो। उसके बारे में पूछे कि आपकी वाइफ क्या करती हैं, तो वो कुछ नहीं करती है। ऐसा कहने वाले लोग जो हैं उनके लिए मेरे पास एक विशेषण है, गाली मत मानिएगा, मैं गाली देता नहीं हूँ। ये लोग हरामखोर हैं। गृहिणी इनको खाने को जो देती है उसकी इज्जत नहीं करते, उस खाने के एवज में ये उसको कुछ नहीं करती है बोलते हैं। तुम्हारे माँ बाप का काम, तुम्हारे आल औलाद का काम अगली पीढ़ी को पैदा करना, पूरे घर को साफ रखना, कपड़ा बर्तन करना, सब कुछ करना, कर्ज लेके आना, अड़ोस पड़ोस के घरों में काम कर लेना घर चलाने के लिए, क्योंकि तुमको दारू पीने के लिए भी पैसा चाहिए बाहर। और पत्नी क्या करती है? कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। होम मेकर है बोलते हैं कई लोग, होम मेकर है। कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अभी, और कुछ और समझदार लोगों ने भी कहा है कि वो होम मेकर नहीं है, वो नेशन बिल्डर है, वो राष्ट्र निर्माता है महिला। तो मुझको लगता है ये आनंदीबेन पटेल जैसे लोग यही हैं जो महिलाओं के लिए एक हिकारत पैदा करते हैं। एक महिला के मुंह से जब ऐसी बात आती है तो वो ज़्यादा वजनदार लगती है और जायज़ लगती है कि एक महिला ने कहा है। ये क्या कहा है एक महिला ने? उसकी नसीहत में कहीं मर्दों की जगह है क्या? कि सारी नसीहत की हकदार केवल लड़कियां रहती है कि भाग मत जाना। क्यों भागना क्यों कहते हो? लड़की का घर से जाना, एक बालिग लड़की अपनी मर्जी से जाती है अपने घर से, भागती क्या है? वो कोई दौड़ के भाग के निकल जाती है? अरे बालिग है, उसका कानूनी हक है जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना। इसमें आनंदीबेन को दिक्कत हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दो बालिग लोग बिना शादी भी साथ में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे ही दोनों तीनों चीज़ों को लेके आपके बीच आया हूं बोलने के लिए कि होम मेकर नहीं है, नेशन बिल्डर है। एक महिला का दुर्घटना का मुआवजा तय करना था, उसको लेके बात आई तो वकील ने कहा, बीमा कंपनी के वकील ने कहा, साहब ये तो घरेलू महिला थी, इसका क्या है, ये तो कोई कमाती नहीं थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि भारत की घरेलू महिला जो है उसकी मेहनत का योगदान जो है उसको 30,000 रुपया महीना गिना जाए। तो आपकी तनख्वाह कितनी है मैं नहीं जानता, जो लोग इसको सुन रहे हैं, लेकिन आपके घर में माँ, पत्नी, जो कोई भी आपके घर की देख रेख करते हैं, चलाते हैं, अगर वो बाहर कोई काम नहीं भी करते हैं तो उनके योगदान को 30,000 रुपया महीना कम से कम में गिनना और उस हिसाब से कम इज्जत उनकी उतनी तो कर ही लेना। दूसरा, आनंदी बेन जी, आपको जब नसीहत देनी है ना तो लड़कों को, मर्दों को मत भूल जाओ, इनको भी नसीहत दो। आप बहुत बड़े कुर्सी पे बैठाई गई हो राज्यपाल के, आप जब जाती हो ना विश्वविद्यालय में तो आपको कुलाधिपति कहा जाता है, आप डिग्री बांटती हो लोगों को, डिग्री के साथ थोड़ा समझदारी भी बांटो। ये पाखंड मत बांटो आप, ये पुराना दकियानूसी पाखंड मत बांटो कि सारी नसीहत महिलाओं के लिए, और मर्द क्या करेंगे, वो घूमेंगे सांडों की तरह, उनके ऊपर कोई काम नहीं है, उनको कोई जोत नहीं सकते, न बैलगाड़ी में न हल में, कहीं भी नहीं। ऐसा बनाना चाहती हो लड़कों को? थोड़ा लड़कों के लिए भी बोलिए। अब आपका जीवन जो बाकी है, महिलाओं के बारे में पिछले कई दशक से आप बोलते आ रही हैं, हो गया, सब महिला समझ गई उनको क्या करना है। अब थोड़ा बाकी की ज़िंदगी जो है आपकी 100-200 साल, उसमें आप केवल लड़कों और पुरुषों को नसीहत दीजिए। आनंदी बेन, फिर मिलेंगे। आपको लगता है मैंने कोई जायज़ बात की है तो हमारे इस YouTube लिंक को आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, हो सकता है उनको कोई बात इसमें से अच्छी लगे। और इंडिया आजकल हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भारतीय समाज में औरत मर्द के बीच जो भेदभाव है ये भी और कितने सदी और चलेगा, थोड़ा लिखिएगा उसमें इस बात को। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। कल की खबर है, आज सुबह के अखबारों में देखी है मैंने, 2 दोपहियों में टक्कर हुई, 2 लोग वहीं पर मर गए, हेलमेट किसी ने नहीं लगाया हुआ था। हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, वरना आपकी ज़िंदगी कोई हादसा नर्क भी बना सकता है। कैसे बना सकता है कि आपका आधा बदन काम करना बंद कर दे, आपका बोलना बंद हो जाए, आपका एक हाथ एक पैर काम न करे, आप कमर के नीचे पूरे के पूरे अपाहिज हो जाओ, कई तरह की चीज़ें हो सकती है अगर ब्रेन हेमरेज आपको होगा तो। अपनी कल्पना कीजिए कि सिर को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट लगाकर, बेल्ट लगाकर चले, भरोसे के साथ, आत्मविश्वास के साथ, या अपने घर में फटे हुए तरबूज जैसा सिर पोटली में पहुंचाए कोई आपके यहाँ और कहे कि इसको खोल के मत देखना, खोल के देखने लायक नहीं है। कैसा लगेगा कि घर वाले आखिरी बार चेहरा भी आप करना देख पाएँ। इसलिए दोपहियों पर चलते हैं, चलाएं या बैठें, हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।